दोस्तों, हरियाणा के एक गांव में एक दिन बिजली विभाग के कर्मचारी पूरे दल बल के साथ लोगों का कनेक्शन काट रहे थे। जिनका बकाया ज्यादा था उनका कनेक्शन काट दे रहे थे। इसी क्रम में वो एक विधवा महिला का भी कनेक्शन काट देते हैं, जिसका हाल फिलहाल में अभी पति की मौत हुई थी। लेकिन इस बीच में कुछ और बातें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उन कर्मचारियों के बीच में और गांव वालों के बीच में मारपीट हो जाती है, झड़प हो जाती है। नतीजा ये होता है कि ये मामला इतना गंभीर रूप ले लेता है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को, यहाँ तक कि जेई को, जूनियर इंजीनियर भी होता है साथ में, इन लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागनी पड़ती है। जान बचाकर जब भागते हैं तो फिलहाल उसी विधवा के घर में वो चले जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के झज्जर जिले से। अप्रैल 2023 की बात है, जब बिजली विभाग के कर्मचारी एक गांव का दौरा करते हैं। उनके साथ 3 कर्मचारी होते हैं और साथ में एक जेई होते हैं। ये लोग मिलकर जो है लोगों का जो ज्यादा बकाया बिल होता है वो वसूलते हैं। जो पैसा दे देता था उसे छोड़ देते थे, जो बिल नहीं जमा करता था उसका कनेक्शन काट देते थे। कोई रियायत नहीं बरती जाती थी। कोई कैसा भी हो, कितना भी मजबूर हो, उनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि काफी पहले से वो वार्निंग देते आ रहे थे कि भाई बिजली बिल जमा करो वरना काट देंगे। फिलहाल वो एक महिला के घर पे जाते हैं। उस महिला का नाम आस्था होता है। 25-26 साल उसकी उम्र होती है। अभी 1 साल पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। वो काफी परेशान थी। उसका 40,000 रुपये बकाया था। वो जाकर उससे कहते हैं कि बिजली का बिल जमा करो। वो कहती है कि जो बिजली का बिल है पूरे घर वालों का मिलाकर है। अभी फिलहाल वो लोग मुझे अलग कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही सारा पैसा दूं। वो लोग कहते हैं 40,000 रुपये है। वो कहती है हमारे पास 400 रुपये भी नहीं है, और जब सभी लोग देंगे तभी मैं दे पाऊंगी। लेकिन अब जो ये लोग होते हैं, जो जेई होते हैं, हरीश कुमार नाम होता है, जो कर्मचारी होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे घर वाले दे या ना दे, कनेक्शन फिलहाल तुम्हारे नाम है, तुम्हारे पति के नाम पर था, तो पैसा जो है तुम्हें ही देना पड़ेगा। अब तुम्हें वो लोग देंगे या नहीं देंगे तुम जानो। फिलहाल वो बहुत परेशान होती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो लोग उसका कनेक्शन काट देते हैं। साथ में उसका केबल भी खींच कर समेट कर अपने साथ रख लेते हैं। उस दिन दोस्तों 6 लोगों का कनेक्शन काटा जाता है। तब तक शाम हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि फिर कल आएंगे और लोगों का जो भी बकाया बिल होगा, नहीं देगा तो उसका कनेक्शन काटेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बात होती है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, गांव वाले होते हैं, उनमें हो जाती है झड़प। झड़प ऐसी हो जाती है कि गांव वालों के ऊपर सनक सवार हो जाता है और वो लोग मार पीट पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन एक कर्मचारी थे, जेई थे, अपना रौब दिखाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा बोल देते हैं कि गांव वालों को बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग उनसे उनका फोन पहले छीनते हैं और उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगते हैं। जब दौड़ाते हैं तो दोस्तों अफरा तफरी मच जाती है। 15-20 लोग गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। ये लोग मात्र 4 लोग थे। अब ये लोग जान बचाकर भागते हैं, तो 2 लोग एक तरफ भागते हैं और जो जेई हरीश कुमार थे उनके साथ एक कर्मचारी, ये 2 लोग दूसरी दिशा में भागते हैं। भागते भागते दोस्तों ये लोग जाते हैं उसी महिला के घर में, आस्था के घर में जाकर घुस जाते हैं और आस्था से कहते हैं कि अपना फोन दे दो और हमारी जान बचा लो किसी तरीके से। अब दोस्तों आस्था कहती क्या हुआ साहब, आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। जो झगड़ा हुआ था गांव के दूसरे छोर में हुआ था। वो कहते हैं बस अपना फोन दे दो, पुलिस को तुम फोन लगा दो। हड़बड़ाए हुए थे। वो कहती हुआ क्या, तो कहते हैं कि गांव वाले हमको मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। वो कहती है कि फिर तो गांव वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर वो हरीश रिक्वेस्ट करता है, कहता है नहीं तुम दे दो प्लीज, और वरना हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, लोग मरने मारने पर उतारू हैं, सब पागल हो गए हैं। वो दोस्तों फिलहाल फोन दे देती है और उसके बाद घबरा कर दरवाजा बंद कर लेती है। और पसीने से लथपथ जो जेई था, गर्मी का महीना था, अप्रैल का महीना, और पसीने में भीग जाता है। एक गिलास पानी भी उन दोनों को देती है। साथ में पंखा ले आती है, पंखा भी झलती है और वो वहीं से पुलिस को फ़ोन लगा देता है, अपने सीनियर अधिकारियों को फ़ोन लगा देता है। थोड़ी देर में दोस्तों उस गांव में छावनी बन जाती है। कई थानों की पुलिस,
कई चौकियों की पुलिस वहां पर आ जाती है, बिजली विभाग के सीनियर अधिकारी आ जाते हैं और उसके बाद जिसको पुलिस पाती है उसी को उठा लेती है। करीब 15-20 लोगों को उठाकर वो अपने साथ ले जाती है और उसमें सभी लोगों का नाम डाला जाता है। उन 6 लोगों का खास तौर पे नाम डाला जाता है जिनका कनेक्शन उस दिन काटा गया था, क्योंकि मानना यही था कि इन्हीं लोगों ने भीड़ को उकसाया है और यही लोग झगड़े के जिम्मेदार हैं। उसमें दोस्तों आस्था का भी नाम होता है। चूंकि जो बिजली विभाग का कर्मचारी था एक लोकल था, वहीं आसपास का था, तो वो सबको पहचानता है, सबका नाम जानता था। वो दोस्तों सबका नाम लिखवा देता है। लेकिन जो अब जेई थे वो वहां से छुट्टी ले लेते हैं, 10-15 दिन के लिए अपने घर चले जाते हैं। इधर ये सारा केस बनता है, सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और आस्था के ऊपर भी वही सब धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब जो आस्था थी उसके ऊपर दोहरी मार पड़ जाती है, क्योंकि एक तो उसका नाम केस में दर्ज कर लिया जाता है, दूसरा जो है पूरे गांव वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसी ने अपने घर में उन लोगों को छुपाया था और इसी ने फोन दिया था फोन मिलाने के लिए, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। और जब वो लोग और मारे जाते तब उनकी अकल ठिकाने आती। अब दोस्तों फंस जाती है, जो उसके घर वाले थे, जहां पर उसकी शादी हुई थी, उसके सास ससुर थे, उसके जो और घर वाले थे, वो तो चाहते ही थे कि ये यहाँ से चली जाए और जाकर अपने मायके में जाए या कहीं भी जाए, क्योंकि उसके पति के नाम थोड़ी सी हाईवे पर जमीन थी जिसकी कीमत 30-40 लाख रुपए थी। वो सोचते हैं कि अगर ये चली जाएगी तो ये जमीन इसके नाम नहीं हो पाएगा, जमीन हमारी ही रहेगी। और वो सोचती है कम से कम पति तो चला गया, पति की जो ये जमीन है थोड़ी सी वो मेरे नाम हो जाए, उसके बाद बेचकर मैं इसको अपने मायके में कहीं जाऊंगी, कोई रोजगार कर लूंगी या कुछ भी कर लूंगी, अपनी जिंदगी का गुजर बसर करूंगी। यही सोचकर वो वहां पर रहती है। हालांकि उसे रोज प्रताड़ित करते थे, रोज ताना मारते थे, बेटे को खा गई, ऐसा वैसा, ये है, कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते थे। लेकिन वो चुपचाप रहती थी और बस कागजी कार्रवाई अपना करवाती थी कि मेरे नाम ये जमीन हो जाए। लेकिन जब ये चीजें हो गई तो अब दोस्तों लोगों को बहाना मिल गया, घर वाले तो खिलाफ थे ही, पूरा गांव आस्था के खिलाफ हो जाता है। आस्था को वो लोग, जो उनकी महिलाएं थी, पत्नियां थी, जो लोग जिनका नाम दर्ज हुआ था उस केस में, वो भी आकर गाली गलौज करती थी। उसके जो पट्टीदार थे, उसके सास ससुर, ये भी उसे इस तरीके से उसका जीना मुहाल कर देते हैं कि माहौल इतना खराब हो जाता है कि उसके साथ किसी दिन कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए वहां से भागने में ही वो अपनी भलाई समझती है और एक दिन अपने मायके से 2-3 लोगों को बुलाती है और उनके साथ वो चली जाती है। इधर जो है अब उसका गांव छूट जाता है और इधर जो जेई था, हरीश कुमार था दोस्तों, वो झज्जर जिले से अपना ट्रांसफर करवाकर सोनीपत जिले में वो आ जाते हैं। जो बिजली के कर्मचारी थे वो लोग इस केस को देखते हैं। धीरे धीरे 5-6 महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन अब जो आस्था थी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो इसका ससुराल छूट गया, दूसरा उसके मायके में अपने माँ बाप के साथ रहती थी, उसके और भी भाई थे, भाभियाँ थी, तो इसीलिए वहां पर भी उसका इतना रहना ठीक नहीं था। फिलहाल अपने माता पिता ने जो जानवर रखे हुए थे, भैंस वगैरह, उन्हीं को वो देखभाल करती थी और उसी से जो है उसके घर का गुजारा चलता था। लेकिन इधर जो केस देखने के लिए उसको आना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसके ऊपर भी खतरा बना रहता था, क्योंकि गांव वाले कभी भी कुछ भी कर सकते थे। उसके साथ रोज धमकी देते थे कि यही असली जड़ है और जब तक इसके साथ कुछ नहीं करेंगे तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो वो भी डरी डरी रहती थी। इसी क्रम में एक दिन जब वो अपने जानवरों का चारा काट कर ला रही थी, बरसीम का गट्ठर अपने सर पर रखी हुई थी, तभी जो है जो हरीश कुमार थे, उसी जिले में, उसी क्षेत्र में उनकी तैनाती थी, वो दोस्तों अपनी ड्यूटी से अपने कार से लौट रहे थे। जब वो देखते हैं आस्था को तो हैरान हो जाते हैं। आस्था को देखकर गाड़ी रोककर वो उतरते हैं और आस्था भी उन्हें देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, लेकिन वो रोने लगती है क्योंकि उसके सामने वो सारा मंजर घूमने लगता है। अब ये जो थे जेई साहब थे, वो बोलते हैं क्या हुआ और कैसी हो तुम? वो कहती है मैं कैसी रहूंगी, उस दिन की सजा आज तक भुगत रही हूँ। आप लोगों ने मेरा भी नाम केस में दर्ज करवा दिया कि मैंने जो है मारपीट किया, मैंने पत्थर चलाई और मेरे पत्थर से एक कर्मचारी का सर फूटा। बताओ मैं वहाँ कहाँ पर थी? मैं तो घर में थी, आपको पता है।
आप जब आए थे मुझे पता भी नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये हैरान हो जाते हरीश कुमार, कहते क्या बात कर रही हो, तुम्हारा भी नाम उसमें है? तो कहती और नहीं तो क्या। तो वो कहते हैं ये तो बड़ी अजीब बात है, उसमें 2-3 महिलाओं का नाम था, क्या नाम है तुम्हारा? वो कहती है मेरा नाम आस्था है और सिर्फ मेरा ही नाम है उसमें, बाकी सबका नाम वहां से कट गया है। दोस्तों उसका नाम जबरदस्ती उसके घर वालों ने डलवा दिया था और इस तरीके से 7-8 लोगों के साथ उसका भी नाम उसमें दर्ज था। वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो जेई साहब थे वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं फिलहाल उसको देख लूंगा। वो 2000 रुपये अपनी जेब से निकालकर आस्था को देने लगते हैं। आस्था कहती है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मेरा आप बस केस में से नाम कटवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां से नहीं आती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, अभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं केस देखने जाती हूँ तो बहुत ही हमेशा डरी डरी रहती हूँ। हरीश कुमार कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा नाम केस से कटवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों अब प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये इतना आसान था नहीं, क्योंकि जो बिजली विभाग के और कर्मचारी थे वो कहते हैं भाई अगर किसी का भी नाम इसमें से निकलवाओगे तो केस हल्का हो जाएगा। और वो नहीं चाहते थे कि ये लोग ऐसे ही बरी हो जाए, क्योंकि उस समय उनके ऊपर जो गुजरी थी वही जानते थे, काफ़ी चोटें उनको आई थी। तो इस पर बात नहीं बन पाती और वो चाहते हुए भी उसका नाम उस केस में से नहीं कटवा पाते। फिलहाल जो हरीश कुमार थे आस्था के माता पिता से मिलते हैं और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए कहते हैं कि चिंता मत करो और मैं जो है इस केस को देखूंगा और मैं चाहूंगा कि इनका नाम कट जाए, क्योंकि अगर वहां पर रहता तो इनका नाम उसमें नहीं होता, लेकिन मैं तो उसके बाद घर चला गया, उसके बाद मेरा कहीं और ट्रांसफर हो गया, इस जिले में हो गया, तो मुझे तो इतना पता नहीं है। अब वो जो केस है वो सरकारी केस हो गया है, सरकार हम लोगों की तरफ से लड़ रही है, लेकिन आप चिंता मत करो और मैं जो है कुछ करूंगा। अब इसी दौरान दोस्तों वो जो है कई बार वहां पर आते हैं और आस्था और उसके माँ बाप से मुलाकात करते हैं। धीरे धीरे 4-6 महीनों का वक्त बीत गया। फिलहाल वो अब उनका जो रिश्ता है धीरे धीरे गहरा होता गया, क्योंकि वो आस्था के लिए कभी कपड़े ले आते, कभी उसके माता पिता के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए ले आते, और इन लोगों के पास जो भी घर में रहता दूध दही घी वगैरह ये भी जो है हरीश कुमार को दिया करते थे। धीरे धीरे मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, अपनापन सा लगने लगा। फिलहाल एक दिन वो उसके माता पिता से कहते हैं कि अपनी बेटी को वहां क्यों भेज रहे हो जहां पर कुछ नहीं है, कहीं और शादी कर दो। उसके माता पिता कहते हैं कि जब ये केस है उसके नाम पर, इतना बड़ा केस है, इतनी धाराएं हैं, हम कौन सा मुंह लगा कर किसके पास जाएंगे, कौन इससे शादी करेगा, और हम भी तो यही टेंशन में रहते हैं कहीं इसका और कहीं गुजर बसर हो जाए। फिलहाल वो ये बात आस्था से कहते हैं कि तुम्हें अपनी शादी कर लेनी चाहिए और तुम बताओ तुम्हें अगर कोई कैसा रिश्ता चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए ढूंढने के लिए। वो कहती है कि आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मेरी मर्जी के अनुसार ही मुझे कोई रिश्ता मिल जाएगा और आपको जैसे कितने रिश्ते पता हों। तो वो कहते हैं कि अब तुम हाँ तो कहो, मैं क्यों नहीं ढूंढ दूंगा, बहुत जान पहचान है मेरी। वो दोस्तों कहती है कि पहले आप मुझे इस केस से बाहर निकालो फिर मैं सोचूंगी। अब इन दोनों में इस तरीके से बातें होती थी कि हरीश जो है वो आस्था को पसंद करने लगे थे, क्योंकि आस्था जो है सुंदर भी थी, मेहनती भी थी और साथ में वो बहुत ही सज्जन थी, उसका चाल चलन अच्छा था, इसीलिए उससे जो है वो ज्यादा अपनापन दिखाते हैं। फिर वो 2-4 दिन बाद पूछते हैं क्या सोचा है शादी के बारे में। वो कहती है बहुत सोचा मैंने, मैं बस यही सोचती हूँ कि कोई नशे वाला ना मिले, कोई शराब ना पिए, क्योंकि मेरे पति की मौत जो है ऐसे हुई थी, शराब पी के जा रहे थे बाइक से और कहीं पर वो अपना एक्सीडेंट कर लिए। तो मुझे पहली बात तो नशे वाला नहीं चाहिए, दूसरी बात ये हो कि अगर गरीब भी हो तो भी चलेगा, बस मुझे समझने वाला चाहिए, मैं जो है मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगी। वो जो हरीश कुमार थे वो कहते हैं ठीक है, अब मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। दोस्तों उसके बाद एक दिन जब इस तरीके से और इन दोनों में बातचीत होने लगी, फोन पर घंटों बातें होने लगी, एक दिन वो कहते हैं कि चलो ठीक है, एक लड़का मिल गया है लेकिन उसके माता पिता पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जो शादी करेंगे जिनसे आप कह रहे हैं उनकी क्या राय है। वो कहते हैं कि वो तो तुम्हें पसंद कर लिया है, मैंने उसको फोटो दिखाया था, लेकिन माता पिता फोटो से मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले मैं सामने से देखूंगा लड़की कैसी है। वो कहती है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
उसके बाद दोस्तों एक दिन वो जो है उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक घर पर ले जाते हैं। घर काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर जाते हैं तो एक बुजुर्ग महिला और उनके पति बैठे हुए थे। वो लोग जैसे ही आस्था को देखते हैं दोस्तों, एक ही मिनट में वो पसंद कर लेते हैं। आस्था के सरवर को सहलाने लगते हैं और उसे प्यार दुलार करने लगती हैं। जो महिला थी कहती हैं, बेटा बहुत अच्छी हो तुम, और बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, हरीश ने बहुत तारीफ करी है, और बहुत जल्द हम तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाएंगे घर में। और बताओ घर में कौन कौन से हैं। तो सारी बातें बताती है, सारी चीज़ बताती है। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और हमें तुम पसंद हो। उसके बाद वो हरीश को बुलाते हैं और कहते हैं, भाई ऐसा है कि ये जो लड़की हमें बहुत पसंद है और बहुत जल्द जो है हम इनके माता पिता से बातचीत करेंगे और इनको अपने घर में बहू बना कर ले आएंगे। हरीश दोस्तों मुस्कुराता कहता, ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अब दोस्तों वो कार में बिठाकर आस्था को उसके घर लाता है। रास्ते में आकर हरीश पूछता है कि क्या बोला उन लोगों ने। तो दोस्तों वो रोने लगती है उनका प्यार सोचकर, और जिस तरीके से वो दुलार कर रहे थे। कहती है बहुत अच्छे हैं वो लोग तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था बहुत अमीर हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं। हरीश कहता है, तो फिर जो उनका लड़का है उनके लड़के से नहीं मिलना चाहोगी तुम। वो कहती है कि अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी अच्छे होंगे, कोई बात नहीं, मिल लेंगे जब आप कहोगे तो। दोस्तों वो गाड़ी रोक देता है, कहता है कि दरअसल वो लड़का मैं ही हूँ, वो मेरे ही माता पिता हैं, और मैं अपने लिए ही तुम्हारा रिश्ता जो है, अपने माँ बाप से तुम्हारे रिश्ते की बात किया था। तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो आस्था थी खुशी के मारे वो रोने लगती है और दोस्तों उससे लिपट जाती है, कहती है हाँ करूँगी। अब दोस्तों ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसे किस्मत का खेल कहें या क्या कहे, कि एक छोटी सी झड़प से लेकर इतनी बड़ी कहानी बन गई। और आज दोस्तों वो लोग 2025 में शादी की, आज बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 2023 में अप्रैल महीने में मिले थे और अप्रैल मई महीने में ही 2025 में उन दोनों की शादी हुई। आज बहुत ही खुश है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।